जलधाराएं उत्पन्न कैसे होती हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये तो बताया था मैंने, तापमान में परिवर्तन के कारण, अधिक वर्षा के कारण, घनत्व के कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे जो है जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा, दक्षिणी प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो यहाँ ठंडी जलधाराएं कितनी है? 2 हैं, ठीक है। एक कौन है? पेरू जलधारा है, केवल एक जलधारा है पेरू, और एक है कौन सी? गर्म में कौन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है। यही जलधाराएं इसमें ठंडी हैं और एक गर्म है, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था कि गर्म जलधाराएं किसे कहते हैं, तो मैंने फिर से बता देता हूँ आप लोगों को बेटा। जैसे पृथ्वी है, यह है विषुवत रेखा, यह है पोल। तो जो जलधारा विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएगी वो क्या होगी? वो गर्म होगी, क्योंकि विषुवत रेखा क्या है? गर्म है। वहाँ विषुवत तापमान ज़्यादा होता है, सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है, और पोल पे रोशनी कम होती है। तो जो पोल से जलधाराएं कहाँ आती हैं? विषुवत रेखा की ओर, वो क्या होती हैं? ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ एक एक करके। देखो, पहले यहाँ ध्यान देना, पहले मैं समझाऊंगा फिर बताता हूँ। देखो, यहाँ जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो यह है उत्तरी प्रशांत महासागर और यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर। बीच बीच में विषुवत रेखा लाइन खींची गई है, ठीक है। अब गौर करना, जब उत्तरी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो पानी कहाँ भागेगा? पीछे की ओर भागेगा। तो विषुवत रेखा के जो उत्तर में है उसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा, और जो दक्षिण में उसे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जलधारा, पहले हम उत्तरी की बात करेंगे तब हम दक्षिणी की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, उत्तरी विषुवतीय धारा जब यहाँ से चलना शुरू करती है तो ये पहुँचती है एशिया के पास, बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे, उससे टकरा जाती है। तो यहाँ एक जापान का आइलैंड है क्यूरोसियो, ठीक है। तो वहाँ क्यूरोसियो से टकराती है, तो इस जलधारा का नाम क्या पड़ जाएगा? क्यूरोसियो। देखो, मैंने आप लोगों से बताया था पिछली क्लास में कि जलधारा एक ही होती है, जिस तट पर पहुँचती है, जहाँ पहुँचती है वही उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा ही है जो क्यूरोसियो जलधारा के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये जलधारा कैसी होगी? तो गर्म होगी। क्यों बेटा? क्योंकि देखो ये कहाँ से जा रही है? तो ये जा रही है विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा से कहाँ? पोल की ओर, ठीक है। आगे ये जलधारा आगे बढ़ती है और जा करके सीधे अलास्का से टकराती है। अलास्का से टकराई, लेकिन जलधारा अलास्का से टकराएगी। अलास्का किसका हिस्सा है? अमेरिका का। तो अलास्का से सीधे जाकर टकराई, लेकिन ये जलधारा कैसी होगी? तो गर्म होगी। तो इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है इसीलिए, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट जा रही है विषुवत रेखा से, कहीं इसमें बीच में रुकावट नहीं है, तो यहाँ निकल जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। अलास्का गर्म जलधारा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जलधारा यहाँ पहुँचती है अमेरिका के पास, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जाती है? हल्की सी ठंडी हो जाती है, क्योंकि पोल है। और जब वो वापस लौटती है तो कैलिफोर्निया से टकराती है। तो कैलिफोर्निया से जब टकराती है तो चूंकि पोल से आ रही है, तो पोल से आने के कारण ये क्या हो जाती है? ठंडी जलधारा बन जाती है। तो कैलिफोर्निया क्या है? ठंडी जलधारा है। और यही जलधारा आकर के इसमें मिल गई, किसमें? उत्तरी विषुवतीय जलधारा में, ठीक है। तो एक साइकिल क्या हो गया? पूरा हो गया। देखो, ये पूरा साइकिल पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ 3 जलधारा के बारे में हमें पढ़ना है मेन, जो गर्म जलधाराएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो पहली जलधारा है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। फिर आगे बढ़ा क्यूरोसियो जलधारा। तो क्यूरोसियो एक आइलैंड है, उसी से टकराती है तो उसका नाम क्यूरोसियो पड़ जाता है। और फिर इसका नाम आगे अलास्का से टकराती है तो अलास्का जलधारा इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। और जब वापस आती है तो कैलिफोर्निया से टकराती है अमेरिका में, तो कैलिफोर्निया जलधारा हो गई। लेकिन जलधारा कैसी है? ठंडी, क्योंकि कहाँ से आ रही है? पोल से विषुवत रेखा की ओर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और बता देते हैं आपको कि अलास्का जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। अलास्का जलधारा गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है? तो अलास्का जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक है ना, क्योंकि पोल से आ रही है। अब मैंने आपसे बताया था कि जब ठंडी जलधारा कहीं बहती है तो आसपास की हवा को क्या करती है? ठंडा कर देती है। तो वहाँ वाष्पीकरण नहीं हो पाता, और जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल बनेंगे नहीं, तो वहाँ वर्षा नहीं होगी। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे जलधारा है, तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल बन गया है? कोलोराडो मरुस्थल, ठीक है। तो कोलोराडो मरुस्थल का निर्माण करने में योगदान किसका है? कैलिफोर्निया जलधारा का। मरुस्थल कहाँ कब बनता है? जब वहाँ वर्षा ना हो या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र में क्या बन जाता है? मरुस्थल बन जाता है, ठीक है ना। ये समझ में सबको आ ही गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब हमारे एक
उत्तरी प्रशांत महासागर में एक जलधारा और है ठंडी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और उसके महत्व को बता देते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा है एक जलधारा है ओएसियो जलधारा है। तो यहाँ गौर करना, यहाँ पोल से वो जलधारा चलती है और वो ठंडी जलधारा होती है। कौन सी? ओएसियो। और ये जलधारा आ करके क्यूरोसियो जलधारा से मिल जाती है। ओयोसियो जलधारा ठंडी है, क्यूरोसियो जलधारा क्या है? गर्म है। और ये जो दोनों जलधाराएं आपस में जापान के तट के पास मिल जाती हैं। अब जापान के तट के पास जब ये जलधाराएं मिलती हैं तो होता क्या है? तो कोहरे का विकास हो जाता है। इधर से ठंडी जलधारा, इधर से गर्म जलधारा, दोनों के मिलने से यहाँ कोहरे का विकास हो जाता है और यहाँ पर प्लैंकटन नामक पौधा होता है। तो प्लैंकटन नामक पौधे को खाते हैं कौन? मछलियाँ खाती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। ये बात याद रखना कि मछली उत्पादन का ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और यहाँ मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ओयोसियो जलधारा, एक तरफ क्यूरोसियो जलधारा, दोनों आकर के मिलती रहती है। ठीक है। और कोहरे का विकास हो जाता है। तो अब महत्व समझ में आ गया। तो इसीलिए जापान में और चाइना में मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि ये प्राकृतिक कारण है और यहाँ जलधाराएं आपस में मिलती रहती हैं। इसीलिए यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में आपका ये क्या कहते हैं? मछली उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो यहाँ गौर करना, विषुवत रेखा के दक्षिण में है तो नाम क्या पड़ गया? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। ये जलधारा आई आकर के और ऑस्ट्रेलिया से टकरा करके और नीचे की ओर पोल की ओर जाने लगी। तो जब यहाँ से टकरा के पोल की ओर जा रही है तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा इलाका है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। तो नाम क्या पड़ गया धारा का? नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। लेकिन जलधारा कैसी होगी? तो जलधारा बेटा गर्म होगी। क्यों? क्योंकि पोल से कहाँ आ रही है? वहाँ विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है? पोल की ओर जा रही है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगी? गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और इधर से ठंडी जलधारा बहती है तो यहाँ पे मरुस्थल बन जाता है। अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधारा बहती है। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया जलधारा हो गई और यही जलधारा आकर के पश्चिमी पवन अपवाह में मिल जाती है और मिल करके पहुँचती है दक्षिणी अमेरिका। अब ध्यान समझना, दक्षिण अमेरिका पहुंची, लेकिन दक्षिण अमेरिका यहाँ पहुंची तो यहाँ क्या है? ठंडी हो गई। अब ये ऊपर जा रही है, पोल से विषुवत रेखा की ओर जा रही है और जाके यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू, उससे टकरा जाती है। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? पेरू जलधारा, या इसी को हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा भी इसी का नाम है। ठीक है ना बेटा। तो ये जा करके यहाँ पे और जा करके किस में मिल जाती है? विषुवत रेखा में। अब ये विषुवत रेखा ही जलधारा मिल गई। अब ये देखो ये गोल चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और यही चक्कर हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ ये गर्म है लेकिन यहाँ क्या है? ठंडी जलधारा है। ठीक है। तो पेरू ठंडी जलधारा हो गई। अब गौर करना, मैंने अभी बताया भी था कि पेरू अगर ठंडी जलधारा है पेरू, तो इस क्षेत्रों में वर्षा होगी? नहीं होगी। क्यों? ठंडी जलधारा का वाष्पीकरण होगा ही नहीं, तो वर्षा होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है ना। तो जब वर्षा नहीं होगी यहाँ पे तो यहाँ कौन सा मरुस्थल बन गया? तो यहाँ पर बन गया कौन सा मरुस्थल? पेटागोनिया मरुस्थल। ठीक है। तो पेटागोनिया मरुस्थल का विकास अगर किसी ने किया है तो कौन जलधारा ने किया है? तो पेरू जलधारा ने किया है। ठीक है ना। तो ये यहाँ इस दक्षिणी प्रशांत महासागर में दो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी? पश्चिमी पवन अपवाह और पेरू। और दो गर्म जलधाराएं हैं कौन सी? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये आसान है याद करना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको। ठीक है ना। इसमें बिल्कुल आसान है, याद कर सकते हैं। और दो प्रभाव मैंने बता दिया ठंडी जलधाराओं का, और गर्म जलधाराओं का प्रभाव भी बता दिया। वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और इन ठंडी जलधाराओं में वर्षा नहीं होगी तो हम मरुस्थल बन जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कौन सी जलधारा का? ये हो गया आपका प्रशांत महासागर जलधाराओं का। और ठंडी और गर्म सब चीज़ को मैंने यहाँ पे पहले ही बना दिया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो। एक टेबल आपके पास यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिया है, तो आपको याद करने में क्या होगा? बिल्कुल आसानी रहेगी। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और जलधाराओं के बारे में, जो मैंने भी बताया उनके बारे में आपको लिखवा देता हूँ मैं, मतलब यहाँ जो लिखा है पढ़ देता हूँ। एक चीज़ और यहाँ गौर करना बेटा सब लोग, यहाँ पर एक पेरू है। तो यहाँ पे मैंने जब मरुस्थल पढ़ा था बताया था, यहाँ पर एक और मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल, यहाँ पेरू के पास।
वो आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल माना जाता है, जहाँ पे नाइट्रेट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस मरुस्थल का भी निर्माण कौन किया है? पेरू या हम्बोल्ट जलधारा ने किया है। ठीक है ना। अब यहाँ गौर करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है हम्बोल्ट या पेरू जलधारा। तो पेरू जलधारा कहो चाहे उसी को हम्बोल्ट कहो, और पेरू नाम है, देश है, उस देश से टकराने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ गया? पेरू जलधारा। और हम्बोल्ट नामक शहर से टकराती है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है हम्बोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा की में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। ठंडी, देखो यहाँ लिखा क्या है? दक्षिण से उत्तर। तो देखो ये दक्षिण है और ये उत्तर है, उत्तर की ओर जा रही नहीं जा रही है। ठीक है ना। और ये उत्तर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना। जो वहाँ लिखा है वही मैंने आपको यहाँ बताया था, तो आपको आसान रहेगा। वहाँ नोट्स भी एक तरह आपको मिल जाएगा। तो किस जलधारा की क्या विशेषता है उसको मैंने यहीं पे आपको दे दिया है, तो आपको आसान होगा पढ़ने में। ठीक है, इसका जो है इसका तापमान और लवणता दोनों कम होती है। तापमान भी कम होता है, ठंडी होती है। इसका वेग 2 मील प्रतिदिन चलती है। इसके परिणाम स्वरूप आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो आटाकामा और पेटागोनिया दोनों मरुस्थल का निर्माण करने वाली जलधारा कौन है? पेरू जलधारा। अगला है क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा के बारे में अभी मैंने आपको समझा दिया हूँ मैं। ये देखो यहाँ क्यूरोसियो जलधारा आपके सामने ये है। क्यूरोसियो जलधारा आकर के ऐसे बह रही है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। यह उत्तरी विषुवतीय धारा फिलिपाइन मतलब फिलीपींस देश है के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा में की ओर उन्मुख होकर क्यूरोसियो धारा को जन्म देती है, जो एक गर्म जलधारा है। इसका तापमान 8 डिग्री से लेकर लवणता 35 होती है। इसके आगे चलकर क्यूरोसियो उत्तर से आने वाली ओयोसियो जलधारा से मिलकर के मिलती है। इससे मत्स्य का विकास होता है, वही मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मैंने यहाँ क्या बताया था आपको कि यहाँ पर क्यूरोसियो जलधारा और उत्तर से आने वाली पोल से आने वाली कौन? ओयोसियो जलधारा के मिलने से ही मछली उत्पादन क्षेत्र का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है ना। तो जो मैंने आपको समझाया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओयोसियो जलधारा क्या कहती है? इसे क्यूराइल ठंडी जलधारा भी कहा जाता है। इसका नाम एक और नाम है, इसे क्यूराइल भी कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। इसके द्वारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। जहाँ पर ओयोसियो धारा क्यूरोसियो धारा से मिलती है वहाँ पर कोहरा पड़ता है और जलयानों के लिए हानिकारक होता है। जलयान मतलब हवाई जहाज़ों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि कोहरा पड़ा होता है तो आने जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, वो दिखाई नहीं देता है बिल्कुल। जैसे ठंडियों में हमारे यहाँ कोहरा पड़ता है ना, वैसे सेम कंडीशन यहाँ भी है। ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए ये पूरा मैप बनाया गया है प्रशांत महासागर का। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पेरू हम्बोल्ट जलधारा है तो ठंडी है, अलग उसका निशान बना है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये पश्चिमी अफवाह जलधारा बह रही है, ये ठंडी जलधारा। और ये क्या है? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। और ये है आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ विषुवतीय जलधारा यह है, और यहाँ से आई क्यूराइसियो धारा और आगे बढ़ी क्यूराइल जलधारा। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी जलधाराएं और बन जाती हैं, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनका। फिर अलास्का जलधारा, देखो ये अलास्का है, अलास्का जलधारा यहाँ से लौटे तो कैलिफोर्निया, और ये चक्र पूरा हो गया यहाँ भी, और ये चक्र यहाँ भी पूरा हो गया। ठीक है, तो ये मैप बना के आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको देखते रहना तो आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, जलधारा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप उसका लोकेशन जान लेंगे एक बार अगर मैप में, और दिमाग में अगर आपके मैप बैठ गया तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। इसमें कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि ये हमारे लिए कठिन है ये। ठीक है ना। अब आते हैं उत्तरी प्रशांत गर्म अफवाह। ये भी जो है कहाँ बहती है? तो ये बहती है यहीं पर, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहीं पे बहती है, ये वाला देखो यहाँ लिखा है, ये उत्तरी प्रशांत धारा। ठीक है, इसी के बारे में ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसकी 2 शाखाएं हैं, वही देखो यहाँ दिया भी है। ठीक है, जैसे एक देखो यहाँ लिखा है अलास्का जलधारा,
जो मैंने अभी आपको बताया, जो जाके इसे ब्रिटिश कोलंबिया जलधारा भी कहते हैं, जो जाकर के क्यूराइल जलधारा की दूसरी शाखा होती है और जाकर के ये कहाँ टकराती है, अलास्का से, और वहाँ क्षेत्रों में वर्षा करती है। ठीक है, गर्म जलधारा है तो वर्षा करती है। और एक जलधारा है कैलिफोर्निया, देखो यहाँ पे लिखा है ठंडी जलधारा। ठीक है, यह एक ठंडी जलधारा है, यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह की दक्षिणी शाखा का ही भाग है। ठीक है, यह कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट के साथ बहकर दक्षिण में उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा से मिल जाती है और यह धारा जो है अंध महासागर में कनाई जलधारा से साम्य रखती है। मतलब साम्यता मतलब समान है, जैसे वो ठंडी कनाई जलधारा है वैसे ये भी जलधारा समान है। ठीक है ना। इसके बाद में दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा मैंने अभी जो आपको बताया। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ये देखो ये वाला क्षेत्र है जो यहाँ बना हुआ है, ये कहाँ है, ये है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो इसके बारे में ये बताया गया दक्षिणी विषुवतीय जलधारा क्या है, कैसे बहती है। मैंने समझा तो दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे लिखा है, मैं फिर भी आपको पढ़ के समझा देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आप जो है चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, ध्यान देना, लिखा है यह गर्म जलधारा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न होती है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें वहाँ चलती हैं तो उस कारण से उत्पन्न होती है, क्योंकि पवन मैंने बताया था ना कि अस्थायी पवनों का भी योगदान होता है जलधाराओं की उत्पत्ति में। ठीक है, यह धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहती है। न्यू गिनी द्वीप के समीप यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा न्यू गिनी के उत्तर में चली जाती है और एक शाखा दक्षिण में चली जाती है। यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ, आप लोग यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, एक शाखा पपुआ न्यू गिनी के सहारे हिंद महासागर में चली जाती है, बस ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है, ये भी गर्म जलधारा है और इसके कारण क्या होता है, वर्षा होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ये वही बताया गया है। यहाँ पे मैं आपको मैप दिखा देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, ये देखो, ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो ये जलधारा यहाँ क्योंकि विषुवत रेखा से पोल की ओर आ रही है तो चूंकि गर्म है तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में वर्षा यही कारण है कि ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। ठीक है, हिंद महासागर जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने बताया था अभी कुछ देर पहले भी और उस कल वाली उसके पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो है हमें 3 महासागरों की जलधाराओं के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक है आपका अटलांटिक महासागर जलधाराएं, एक है आपका कौन सी, प्रशांत महासागर जो मैंने आपको बता दिया, और एक है हिंद महासागर की। तो ये है हमारा भारत है। पहले आपको एक चीज़ समझा देते हैं बेटा, फिर एक हम लोग चलते हैं। मैंने अभी बताया था जलधाराओं की उत्पत्ति में योगदान किसका होता है, तो हवाओं का भी होता है। ठीक है, यहाँ हवाओं का रोल बहुत ज़्यादा है और यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, अभी थोड़ी देर बताता हूँ तब याद रहेगा आपको। ठीक है, गौर करना, विषुवत रेखा बिल्कुल बीच से गई है, तो ये हो गया इधर वाला जो पार्ट है, ये है उत्तरी हिंद महासागर और यह है दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है, तो पहले हम दक्षिणी हिंद महासागर की बात करेंगे, तब हम उत्तरी हिंद महासागर की ओर चलेंगे। ठीक है ना। गौर करना सब लोग, देखो ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये जो है मेडागास्कर नामक देश है। ठीक है, यहाँ पे अंगुलास नामक एक शहर है, यहाँ मोजाम्बिक नामक शहर है और ये मेडागास्कर शहर खुद है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि जलधारा जब चलती है जिस देश से टकराएगी, जिस शहर से टकराती है वही उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है ना। गौर करना आप, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो देखो यही पपुआ न्यू गिनी है और यही एक शाखा इधर चली आती है ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, तो यहाँ वर्षा ज़्यादा करती है, अभी मैंने बताया, और एक शाखा चली आती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जब आती है तो उसका नाम हो जाता है, उस धारा का नाम क्या हो जाता है, जलधारा का, दक्षिणी विषुवतीय धारा। ठीक है, ये धारा आती है और अफ्रीका से टकरा जाती है बेटा। टकराने के बाद एक धारा तो ऊपर चली जाती है, एक कहाँ चली जाती है, नीचे। लेकिन हम पहले अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, नीचे के वाले की बात कर रहे हैं, दक्षिणी हिंद महासागर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब गौर करना, यहाँ बिल्कुल आसान है, ये धारा जब यहाँ से चलती है तो अफ्रीका से टकरा जाती है। तो अफ्रीका, ये जलधारा कैसी है, गर्म है, तो इसलिए अफ्रीका के इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है।
ये जलधारा जब यहाँ से चलना शुरू किया तो बीच में एक क्षेत्र पड़ गया मेडागास्कर। तो ये टकराने के बाद ये दो शाखाओं में बट गई, ये जलधारा दो शाखाओं में बट गई। एक शाखा का नाम क्या हो गया, मेडागास्कर धारा, और एक शाखा का नाम क्या हो गया, मोजाम्बिक धारा, क्योंकि यहाँ पे एक मोजाम्बिक नामक देश है तो उससे टकरा जाती है, तो ये उसका नाम क्या हो जाता है, मोजाम्बिक जलधारा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जलधाराएं दोनों क्या है बेटा, गर्म है। क्यों गर्म है, वो विषुवत रेखा से पोल की ओर आ रही हैं। ठीक है ना। अब ये जलधारा ऐसे आई और आ करके मेडागास्कर टकरा के दो भागों में बट गई। एक शाखा जो पश्चिमी शाखा है वो है मेडागास्कर शाखा, और एक है मेडागास्कर शाखा, एक है मोजाम्बिक शाखा। तो ये दोनों शाखाएं आ करके और फिर आपस में एक यहाँ मिल जाती हैं, और जब यहाँ मिल जाती हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है फिर, तब उसे हम अंगुलास धारा कहते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पर यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जलधारा प्रवेश करती है प्रशांत महासागर से और हिंद महासागर में आती है, तो नाम पड़ जाता है दक्षिणी विषुवतीय धारा। अफ्रीका से टकराती है और ये आकर के मेडागास्कर से टकराती है घूम करके, तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा मेडागास्कर शाखा, एक मोजाम्बिक शाखा, दोनों देश हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। दोनों जलधाराएं गर्म हैं और दोनों जलधाराएं इधर से बहते हुए आती हैं और दोबारा फिर आपस में मिल जाती हैं, और जब मिल जाती हैं, मिलने के बाद उस जलधारा का नाम क्या हो जाता है, अंगुलास धारा। और अंगुलास धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अब लेकिन अंगुलास धारा कैसी है, गर्म है। ठीक है। और ये दोनों धाराएं आपस में मिल करके और आके किस में मिल जाती हैं, पश्चिमी वायु अपवाह ठंडी जलधारा में मिल जाती है, और ये जलधारा आगे बढ़ती चली जाती है। इसकी एक शाखा इधर चली जाती है प्रशांत महासागर में, और एक शाखा ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। ठीक है। और लेकिन जलधारा कैसी है, तो ठंडी है। क्यों ठंडी है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ये पूरा क्षेत्र ठंडा है और यहाँ से पोल से विषुवत रेखा की ओर जा रही है ये, तो जब ठंडी है और आकर के किस में मिल गई, दक्षिणी विषुवतीय धारा में, तो एक साइकिल पूरा हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ऐसे ये साइकिल हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है ऐसे ही। ठीक है। अब यहाँ गौर करना, जो हमें समझने वाली बात है वो हमें गौर करनी है। यहाँ पे देखना ध्यान से, जब ये जलधारा, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में जलधारा, ठंडी जलधारा जाती है, तो नाम क्या पड़ जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। और ये धारा किसमें मिल जाती है, अभी बताया मैंने, दक्षिण विषुवतीय धारा में। लेकिन बेटा ये एक बात बताओ, ये धारा कैसी है, तो ये धारा ठंडी है। ये जलधारा कैसी है बेटा, ठंडी है। अब ठंडी मैंने बताया था अभी कि ठंडी जलधारा जब कहीं बहती है तो आसपास की हवा को क्या करती है, गर्म कर दे, ठंडा कर देती है। तो ठंडी हवा वाष्पीकरण करेगी, नहीं करेगी, तो बादल नहीं बनेगा, वर्षा नहीं होगी। तो इस क्षेत्रों में क्या होगा, वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। और कौन सा मरुस्थल बना है, विक्टोरिया मरुस्थल, ये लिखा हुआ है। मैंने मरुस्थल पढ़ाया था, वहाँ भी मैंने बताया था, इसको बताया था। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में जो जलधारा है वो क्या है, वो है ठंडी, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में जो जलधारा है वो है गर्म। तो इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। ठीक है। तो इस क्षेत्र में देखो डार्लिंग और मरे नदियाँ भी मैंने बताया था। इस क्षेत्र में जो है बहुत बड़े बड़े पर्वत भी हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पे मानसून बहुत अच्छा, वर्षा अच्छी होती है। लेकिन जो पश्चिमी तट है वहाँ पे वर्षा कम होती है। क्यों, क्योंकि ठंडी जलधारा है तो वर्षा नहीं होने देती है, इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा ना हो करके और मरुस्थल का विकास हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ये समझ में सबको आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र में बात करने पहले। अब यहाँ गौर करना, यहाँ पे जो दो धाराएं दी गई हैं, दो धाराएं, एक लिखा होगा उत्तर पूर्वी जलधारा, तो उसकी दिशा देखो ऐसे है, इधर से चलते हुए ऐसे है और आकर के मिल जाती है। एक का नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी जलधारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा, वो ऐसे जा रही होगी, ये देखो ऐसे तीर बना है और ये आकर के इसमें मिल जाती है। तो यहाँ क्या होता है, ये एक अलग ही विशेषता है किसकी, उत्तरी हिंद महासागर की। तो उत्तरी हिंद महासागर में क्या होता है बेटा, कि जब मानसूनी हवाएं, जब मानसून, जैसे इस समय मानसून आ रहा है, तो मानसून कैसे आता है हमारे यहाँ,
दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तो इस समय जलधारा ऐसे चलेगी। क्यों? मानसून उस जलधारा को उलट देती है, उस जलधारा को दिशा घुमा देती है। कौन घुमाता है? मानसूनी हवाएं। और 6 महीने मानसून ये धारा ऐसे चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो धारा है, हवा है, वो इस जलधारा को मोड़ दिया किधर की ओर? ऐसे, इधर की ओर। अब ऐसे चलेगी ऐसे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा। ठीक है। और 6 महीना जब हमारे यहाँ मानसून कौन सा आता है? उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तो वो जलधारा को उलट देता है। क्यों? वो ऐसे चलती है, वो हवा ऐसे चलती है, ऐसे उत्तर पूर्वी से ओर से आती है, तो जलधारा मुड़ जाएगी ना। अब जलधारा ऐसे चलेगी, ऐसे। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया कि ऐसा कौन सा महासागर है जहाँ पर 6 महीने में जलधाराएं पलट जाती हैं, जबकि पूरे विश्व, यहाँ गौर करना सब लोग बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, पूरे विश्व में ये जलधाराएं जो चलती हैं, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती हैं, ये ऐसे वापस नहीं होती हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलती हैं। लेकिन हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जहाँ जलधाराएं हवाओं के प्रभाव के कारण उलट जाती हैं। 6 महीने अलग दिशा में और 6 महीने अलग दिशा में चलती हैं। तो एक दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण और एक उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। यही क्वेश्चन IAS में एक बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा महासागर है जहाँ पर जलधाराएं हवाओं के प्रभाव के कारण बदल जाती हैं। ठीक है, उनकी दिशा बदल जाती है, तो वो है उत्तरी हिंद महासागर है। ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने 2 मैप बनाया है समझाने के लिए, जिससे आपको समझ में चीजें आए। ठीक है। अब देखो हिंद महासागर जलधाराओं के बारे में लिखा है, और वही मैं पढ़ रहा हूँ, जो यहाँ मैं आप समझाया हूँ, वही यहाँ पढ़ रहा हूँ। देखो लिख रहा है कि उत्तरी हिंद महासागर में स्थल खंड की अधिकता के कारण चलने वाली जलधाराएं मानसूनी पवनों के साथ अपनी दिशा बदलती हैं। वही मैंने बात की आपसे, वही यहाँ लिखा हुआ है। अतः हिंद महासागर की धाराओं को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, परिवर्तनशील धाराएं या मानसून अपवाह। मतलब ये हुआ कि वो जलधाराएं जो अपनी दिशा बदल देती हैं, जैसे विषुवतीय रेखा के उत्तर की ओर हिंद महासागर की धाराएं मानसूनी पवनों के अनुसार अपनी दिशा और क्रम बदल लेती। वही मैंने आपको समझाया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसीलिए ये परिवर्तनशील धाराएं कहलाती हैं। इन्हें मानसूनी प्रवाह, मानसून ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। यह प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप से अरब तट के मध्य बहती है। वही मैंने आपको दिखाया, वही बहती है। इसके अलावा हिंद महासागर में कुछ अस्थायी धाराएं हैं, ये अपनी दिशा नहीं बदलती हैं। मैंने समझाया ना अभी आपको, तो ये अपनी दिशा नहीं बदलती हैं। कौन कौन जल धाराएं हैं? तो जैसे हिंद महासागर में विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाली धाराएं वर्ष भर एक ही क्रम में चलती हैं, उन्हें अस्थायी जलधारा कहा जाता है। इन धाराओं में दक्षिण विषुवतीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और अंगुलार जलधारा प्रमुख हैं। ठीक है ना, वही समझाया गया है। और फिर यहाँ दक्षिण पूर्वी मानसून जलधारा के बारे में बताया गया है कि यह शरद ऋतु में उत्तरी विषुवतीय जलधारा के रूप में ये बदल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है घर्षण कारण पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट कहते हैं। और एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा, ये भी बताया गया है यहाँ कि मानसून जब दक्षिण पश्चिम आता है तो ये दिशा अपनी चेंज कर लेती है। ठीक है, और ये इसका मैप बताया गया है। देखो यहाँ पे देखो, हम इसकी चर्चा नहीं कर देंगे, चर्चा मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं समझा देता हूँ एक बार बेटा सबको फिर से। देखो ये दक्षिण विषुवतीय जलधारा, देखो यहाँ से आई है और आके टकरा गई ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका से। 2 शाखा हो गई, एक यहाँ एक मेडागास्कर, एक मोजाम्बिक, दोनों आके मिल गई अंगुलार, और फिर देखो ये ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैंने इसकी चर्चा तो कर दिया है, ये अस्थायी हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन दिशा देखो यहाँ बदल गई। कब बदल गई? ग्रीष्म ऋतु में। देखो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो इस समय ऋतु चल रही है। अब ये मानसून ऐसे आया और आकर अफ्रीका से टकरा कर इधर घूम गया, क्योंकि हवाएं ऐसे चल रही हैं और इसी के सहारे वो चलता रहता है। देखो ये साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, और अभी गौर करना, देखो इसकी दिशा कैसी है, इसकी दिशा कैसी है, गौर करना इस चीज़ को। और नीचे वाला मैप पे देखो ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से चल रही हैं हवाएं ऐसे। उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह है ये, और ये ऐसे पूरा कर रही हैं। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलती हैं।
ठीक है ना। और इसका प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ तटों पर, वर्षा भी होती है क्योंकि गर्म जलधाराएं हैं, तो वर्षा हमारे यहाँ तटों पर इसलिए बहुत ज़्यादा भी होती है। इसका भी एक कारण ये भी है। ठीक है, यहाँ बना भी दिया गया ठंडी जलधारा कौन है और गर्म जलधारा कौन है, जिससे आपको याद करने में और पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ठीक है ना, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। जलधाराओं का चैप्टर मैंने आज यहाँ समझा दिया है आपको। जलधाराओं चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा और कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग दिन हमसे पूछिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो है हिंद महासागर और अन्य धाराओं के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है, जैसे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के बारे में दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने समझा भी दिया है आप लोगों को, तो अब आसान रहेगा। फिर मोजाम्बिक जलधारा के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, इसकी भी फिर एक है मेडागास्कर जलधारा, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं और फिर किस में बदल जाती हैं, अंगुलाज जलधारा में। तो यहाँ देखो लिखा है मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराएं आपस में मिलकर कौन धारा बना देती हैं, अंगुलाज धारा की उत्पत्ति कर देती हैं। ठीक है, जो अफ्रीका के दक्षिण छोर पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिया है। फिर पश्चिमी वायु प्रवाह दिया है जो सबसे लास्ट में चलती हैं। ठीक है ना, तो ये आपका जलधाराओं। फिर देखो यहाँ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, मैंने बताया था अभी आपको। तो यह जो है पछुआ पवन अपवाह 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है और वहाँ पे मरुस्थल का कौन सा विकास हुआ है, तो विक्टोरिया मरुस्थल का विकास हो गया है। ठीक है ना, तो जलधाराओं के बारे में मैंने ही दे दिया आपको कि जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। समझा भी दिया है मैप के माध्यम से, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और यहाँ पे देखो पूरा मैप दे दिया गया है। ये दक्षिणी जो ये आपका दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं हैं, एक उत्तरी हिंद महासागर, एक दक्षिणी हिंद महासागर। उत्तरी में कितनी है, सब गर्म है देखो, और ठंडी में यहाँ पे केवल जो है 2 ठंडी हैं, बाकी सब क्या है, गर्म है। तो ये चाहे दक्षिण हो, मेडागास्कर हो, मोजाम्बिक हो, तो यहाँ पूरा डिटेल में दे दिया गया है आपको याद करने के लिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे